दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व में हिंदी की क्या स्थिति है। हमारे साथ हैं मेरे मार्गदर्शक आदरणीय प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी सर। लोहनी सर मूलतः उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जनपद के रहने वाले हैं और वर्तमान में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के वरिष्ठ आचार्य हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में सर ने अधिष्ठाता कला संकाय, निदेशक समन्वयक मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और समन्वय IQAC और कुल सचिव के पद पर भी कार्य किया है। अनेक महत्वपूर्ण साहित्यिक शैक्षणिक संस्थाओं के साथ साथ हाल ही में सर को अभ्युदय श्रेष्ठ शिक्षक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय प्रेमचंद आलोचना सम्मान तथा उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा शब्द शिल्पी सम्मान से सम्मानित किया गया है। सर का विजन हिंदी को लेकर के बहुत व्यापक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक देशों की सर ने यात्रा की है और चीन में संघाई विश्वविद्यालय और स्विट्जरलैंड के लोजान विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया है। सर के शोध निर्देशन में 26 से अधिक PhD और लगभग 99 MPhil शोध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सर का अनेक पत्र पत्रिकाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लेखन कार्य सुचारू रूप से निरंतर लगा रहता है। सर ने पहली बार हिंदी विभाग में कोरवी लोक साहित्य को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। इसके अतिरिक्त प्रवासी हिंदी साहित्य को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने वाला चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग पहला विश्वविद्यालय है और पहला विभाग है। आज हम सर से बात करेंगे, जानेंगे विश्व में हिंदी को लेकर के जो स्थिति है, उनके अनुभव है और ये एक महत्वपूर्ण चर्चा इस रूप में हो सकती है कि उन्होंने चीन में रहते हुए समन्वय हिची नाम की एक पत्रिका का भी संपादन किया और उसमें जो चीनी हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके सदस्य भी रहे। तो हम सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आभार करते हैं कि उन्होंने इस चर्चा का हिस्सा बनना स्वीकार किया। धन्यवाद। बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुनील जी। तो सर, सबसे पहले तो यही आपसे हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो हिंदी की वैश्विक स्थिति है उसे आप किस तरह से देखते हैं सर? हिंदी को हमें कई रूपों में देखने की जरूरत है जब हम वैश्विक हिंदी की बात करते हैं। एक तो हिंदी पहुंची विदेशों में, जो भारतीय प्रवासी लोग गए शुरू में, जिनको ले जाया गया था मजदूर बनाने के लिए, विशेषकर मॉरिशस में, फिजी में, सुरीनाम में, गयाना में, ट्रिनिडाड में वो लोग गए तो वो अपने साथ क्षेत्रीय बोली के तौर पर अवधी है, भोजपुरी है या हिंदी का एक रूप लेकर गए। तो एक तरह से हिंदी वहां पहुंची। भारतीयों की यात्राओं का भी एक लंबा सिलसिला है विदेशों में, लेकिन जो औपचारिक तौर पर हिंदी पढ़ने लिखने का काम शुरू होता है वो तब होता है विदेशों में, जब हिंदी के वहां पर बाकायदा केंद्र बने। अनेक देशों में लोगों ने हिंदी अध्ययन का काम किया, लेकिन हिंदी इसी रूप में पहुंची या इसी रूप में आगे बढ़ी ऐसा भी नहीं है। फिल्मों ने, पत्रकारों ने, पत्रिकाओं ने काफी व्यापक प्रचार किया। इसके अलावा जो प्रवासी भारतीय बाद में गए, जो विशेष तौर पर अमेरिका में गए, कनाडा में गए, ब्रिटेन में गए, यूरोप के अन्य देशों में गए, पूर्वी एशिया के अनेक देशों में गए, अब तो ऑस्ट्रेलिया और तमाम बड़े जो हमारे महाद्वीप हैं उन सब में भारत की उपस्थिति है और जहां भारत की उपस्थिति है वहां हिंदी की उपस्थिति है। इस रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो हिंदी भारत की के बाहर वैश्विक स्तर पर आज एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर भी है। हमारी जो इंटरनेट की पहुंच है इस समय, उसमें हिंदी भी एक बड़ा व्यापक पाठक वर्ग तैयार कर रहा है। तो एक इस रूप में भी हिंदी वैश्विक स्तर पर पहुंची है। हमारी जो फिल्में हैं, उनके गीत बहुत सारे देशों में, भले ही उनको समझते ना हो लोग, लेकिन गुनगुनाते हैं, उस रूप में भी हिंदी पहुंची है। और आज के दिन जब अनुवाद एक बहुत आसान प्रक्रिया हो गई है, तो लिखना, सीखना, बोलना उस रूप में भी हो रहा है, जिसमें लोग सीधे हिंदी भाषी नहीं है या उतना हिंदी का काम नहीं है, फिर भी एक भाषा के तौर पर लोग हिंदी को सीख रहे हैं। तो इस रूप में अगर कहते हैं तो आज UNO में हिंदी का एक बाकायदा बुलेटिन प्रसारित हो रहा है समाचारों का। यूनेस्को में हिंदी के काम शुरू हुए, जो वैश्विक तौर पर बड़ी संस्थाएं हैं। विश्व के जो भी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं भाषाओं के, उनमें हिंदी पर अध्ययन अध्यापन हो रहा है और कहीं बहुत अच्छी स्थिति में है। अकेले जैसे अगर कहें, अमेरिका में ही 58 से अधिक विश्वविद्यालयों में इसमें हिंदी पढ़ा रहे हैं। चीन में लगभग 17-18 विश्वविद्यालयों में इसमें हिंदी अध्ययन अध्यापन हो रहा है। तो एक तरह से जो बड़े जनसंख्या वाले देश हैं, बड़े बजट वाले देश हैं, उनमें हिंदी पहुंची है। तो इस रूप में अगर देखते हैं तो वैश्विक स्तर पर हिंदी
पठन पाठन की, अनुवाद की, पत्रकारिता की, मीडिया की और आपसी संपर्क की भाषा है भारतीयों के बीच में। जी सर। सर आपने जैसे कहा कि विदेश में खासतौर से अमेरिका, चीन आदि जो देश हैं इनमें विश्वविद्यालय में जो हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो जो वहाँ हिंदी के प्रति रुचि है लोगों की, उसके पढ़ाए जाने के पीछे आप क्या कारण देखते हैं कि मुख्य कारण क्या है? उसमें भी हर देश में अलग अलग कारण है। जैसे मॉरिशस, फिजी, सुरीनाम, गयाना या पुराने जो हमारे पूरा प्रवासी देश जिनको कहते हैं, जी जी। उनका तो कारण ये है कि वे लोग अपनी परंपरागत तौर पर भारतीयता के संदर्भ से या पुराने पुरखों की भाषा के तौर पर हिंदी को पढ़ लिख रहे हैं। उसमें व्यवसाय उतना सफल ना भी हो, लेकिन आपसी बातचीत के लिए वो है। जी इसी प्रकार जो नए देश हैं, जहाँ खासतौर से कनाडा है, वहाँ पंजाबी एक बड़ी भाषा है, लेकिन हिंदी भी एक अच्छी भाषा है वहाँ पर संपर्क के तौर पर। अमेरिका की बात अगर करते हैं तो अमेरिका में भी लोग सीख इसलिए रहे हैं कि उनको व्यवसाय भी करना है उसमें। लेकिन कुछ देश जैसे यूरोप के देश हैं, जैसे चीन का मुझे अध्ययन है, तो चीन में तो बहुत सारे लोग इसलिए हिंदी सीख रहे हैं कि उनको अध्यापक बनने का काम मिल रहा है, उनको अनुवादक का काम मिल रहा है, वो डबिंग के तौर पर डब आर्टिस्ट का काम कर रहे हैं, या बहुत तरह के ऐसे काम हैं जो नए समय के काम हैं, और वे नए समय के काम इसलिए सीख पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है इसके बाद उनको व्यवसाय मिलने वाला है हिंदी करके। जैसे स्विट्जरलैंड में या यूरोप के अनेक देशों में लोग हिंदी इसलिए सीखते हैं कि उनके यहाँ पर्यटक इतने अधिक आते हैं कि पर्यटन का एक बड़ा बाजार है। या एमएनसी जब अब खुल गई है, मल्टीनेशनल कंपनी, तो जैसे ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है, या बड़े जो उत्पाद हैं वो अपने भारत के यूनिट्स में जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे बातचीत का और उनसे संपर्क के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो उनके बीच में भी संपर्क माध्यम की भाषा हिंदी बन रही है। तो हर एक जगह की अलग अलग रुचि है। एक बड़ा रुचि का कारण ये भी है कि लोग भारत को समझना चाहते हैं, माना तो कैसे समझें। अंग्रेजी में बहुत सारा साहित्य है, लेकिन बहुत सारा साहित्य हमारा संस्कृत में है, हिंदी में है, भारतीय भाषाओं में है। तो जो लोग सीधे सीधे मूल साहित्य पढ़कर या भारत को जानना चाहते हैं, वो हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्रों में आना चाहते हैं, यहाँ के पर्यटन के तौर पर पर्यटक बन करके घूमते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको हिंदी भाषा आए ताकि वो जाएं तो अपने माध्यम से या अपनी समझ से हिंदी को या भारतीयों को समझ सके, भारत को समझ सके। जी। आपने सर चीन के संघाई विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया, और वहां पर दो जो महत्वपूर्ण कार्य आपके द्वारा हुए, आपके सहयोग से वहां हो पाए, एक तो चीनी, हिंदी और अंग्रेजी शब्दकोश के आप सदस्य रहे और महत्वपूर्ण भूमिका आपने उसमें निभाई, और समन्वय हिची पत्रिका, ये शायद पहली बार हुआ है। तो ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि इससे पूर्व में हिंदी को लेकर के वहां काम नहीं हुआ, जबकि वो सबसे हमारा पड़ोसी देश है? तो इसके बारे में सर थोड़ा सा विस्तार से बताइए। चीन में हिंदी अध्ययन का काम शुरू हो गया था 1942 से। जी। बीजिंग के पास में एक कॉलेज है, वहां पर एक प्राथमिक तौर पर अध्ययन शुरू हुआ हिंदी का। लेकिन जो हिंदी का औपचारिक कार्य होता है वो बीजिंग विश्वविद्यालय, पीकिंग कहते हैं उसे, वहां शुरू होता है। 2000 तक लगभग काफी कम अध्ययन अध्यापन की स्थिति रही, लेकिन एक रेडियो चाइना है वहां पर, तो चाइना रेडियो कहते हैं, वहां पर हिंदी 1960 में शुरू हो गई, तो हिंदी वहां उस रूप में भी पहुंच गई। भारतीयों का कम आना जाना था चीन के, खासतौर से संघाई तो एक व्यावसायिक शहर है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड लोग, बहुत ही कम संख्या में लोग वहां थे। अभी भी वहां लगभग 5-4 हजार भारतीय लोग हैं। तो एक संख्या है जो इतने बड़े शहर में, जो करोड़ों की जनसंख्या वाला है और इतना बड़ा व्यावसायिक शहर है, वहाँ भारतीयों की संख्या उस रूप में कम है। लेकिन संघाई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विश्वविद्यालय में हिंदी लगभग एक दशक पहले पहुंची, और उससे पहले जो चीन के 17-18 विश्वविद्यालय हैं उनमें हिंदी पहुंच गई है अब। तो जो पुराना विश्वविद्यालय तो बीजिंग है, तो वहाँ पीएचडी भी होती है हिंदी में। अन्य कई विश्वविद्यालय हैं 5 जिनमें पीजी स्तर तक हिंदी पढ़ाई जाती है। लेकिन संघाई में हिंदी का अध्ययन शुरू हुआ, तो उसके बाद हम लोगों ने 1917 में वहाँ पे एमए और शुरू किया। बीए पहले से था, एमए शुरू किया, फिर वहाँ पर संस्कृत शुरू किया, उर्दू वहाँ पर शुरू हुई। अन्य विदेशी भाषाओं के साथ वहाँ पर लगभग 39 भाषाएं इस समय पढ़ाई जा रही हैं। तो एक तरह से वो संघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी चीन की एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में भाषाओं का विश्वविद्यालय है वो। तो जो हम लोगों ने शुरू किया काम, क्योंकि जब वहाँ भारत के लोगों से मिलना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता था कि मैं हिंदी में ही बात करूं भारतीयों से। फिर हम लोगों ने एक समूह बनाया, हिंदी इन चाइना। उसका मतलब था जो भी लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं चीन में, वो भारतीय हैं, विदेशी हैं, वो पत्रकार हैं, वो लेखक हैं, वो अध्यापक हैं, वो अनुवादक हैं, या वो सामान्य व्यक्ति कोई अगर हिंदी पढ़ लिख रहा है
तो उन सबको हम लोग अपने यहाँ जोड़ते थे। उस रूप में हिंदी को एक तरह से अध्ययन के विषय पर तौर पर लाए। जो अभी आपने दो बातें कही कि एक तो समझो हिंदी पत्रिका, ये हमारे उसी हिंदी चाइना समूह में जो साथी लोग थे उनमें हम लोगों ने चीन के 3 लोगों को जोड़ा जो संपादन में हमारे साथ थे। जंग चिंग खुई एक वहाँ पर बड़े प्रोफेसर हैं जो बीजिंग में तब निदेशक थे साउथ एशियन स्टडी सेंटर के, और एक रानपिन जो मेरे विभाग के अध्यक्ष थे वहाँ पर संघाई में, और एक और वहाँ पर वांगली एक खुनमिंग में एक विश्वविद्यालय वहाँ पढ़ाती थी। तो हमने 2-3 लोगों को जोड़ा, फिर भारतीय लोग उसमें संपादक मंडल में थे 3-4 लोग, फिर एक बड़ा समूह जो संघाई में काम करता था उनके, या चीन में जो भी लोग थे, लगभग एक बड़ी अच्छी संख्या में 250-300 लोग शुरू में ही उसके सदस्य हो गए थे उस समूह के। और हम लोगों ने सोचा कि पहले तो बातचीत होती थी, कुछ कार्यक्रम होते थे, ऑनलाइन बातचीत और लिखना पढ़ना की चर्चा होती थी। फिर मैंने कहा इसको प्रकाशित करने के हिस्से में लाते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो हमारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ते थे उनको काम दिया कि तुम लोग भी लिखो कुछ, जिसमें अपने शहर के बारे में लिख लाओ, अपने क्षेत्र की परंपरा के बारे में लिख के लाओ, अपना कोई विशेष त्योहार है तो सांस्कृतिक तो उसके बारे में, या कोई विशिष्ट पहचान है उस इलाके की उसके बारे में, ताकि उनको नया नहीं सीखना है, जानते हैं, बस हिंदी में लिखना है चीनी से या अंग्रेजी से जो उनकी जानकारी है। तो वो हुआ। इसी तौर पर हम लोगों ने लगभग 40 से ज्यादा लोगों से जो मूल चीनी के लोग थे उनसे हिंदी में लेखन करवाया, और समन्वय हिंदी पत्रिका के माध्यम से 3 अंक उसके निकले थे। जो हिंदी, चीनी और अंग्रेजी के शब्दकोश की बात है वो हमारे विभाग को एक परियोजना के तौर पर दी गई थी। हमारे विभाग माने संघाई में जो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विश्वविद्यालय था उसके हिंदी विभाग को, तो उसके 2 साथी पहले से उस पर काम कर रहे थे। मुझे भी उन्होंने, चूंकि मैं आ गया तो मुझे जोड़ा उसमें, और मेरा काम ज्यादातर उसमें जो शब्द अगर ठीक से नहीं आ रहा है समझ में, या उसके उच्चारण लेखन में कैसे चीजें लिखें, उसका काम था। और जब मैं था तो तभी वो प्रकाशित भी हो गई थी, हमारा शब्दकोश प्रकाशित हो गया था। और पिक्टोरियल टाइप था वो, पिक्टोरियल माने हुआ चित्र है उसमें, आम अगर है तो एक आम का चित्र होगा, फिर उसमें उसके बारे में लिखा होगा कि ये फल है, फिर उसके स्पेलिंग होंगे हिंदी, अंग्रेजी, चीनी में, फिर उसके उच्चारण लिखा होगा चीनी में इसको कैसे बोलेंगे, हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे, फिर दो एक वाक्य होंगे ताकि उसके गुण और उसकी विशेषताओं को बताया जा सके। तो इस तरह से एक नए तरह का शब्दकोश था वो, और वो एक परियोजना बड़े स्तर पर उनके विश्वविद्यालय में चल रही थी, तो मुझे उससे जोड़ा गया। तो इस तरह से हिंदी का ये जो 2-3 तरह का काम हो पाया, समूह के तौर पर, पत्रिका के तौर पर, या बाद में शब्दकोश के तौर पर, वो हम लोगों ने ऐसे शुरू किया। जी जी। इसके अलावा सर आप स्विट्जरलैंड के लोजान विश्वविद्यालय में भी कार्य करने का आपका अनुभव है, तो चीन में काम करते हुए और यूरोप में काम करते हुए हिंदी की स्थिति को आप कैसे अंतर देखते हैं उसमें? स्विट्जरलैंड एक अलग तरह का देश है, पर्यटन वहाँ ज्यादा आता है, और लेकिन वहाँ भारतीयों की संख्या बहुत कम, या कहो कि वहाँ पाकिस्तान या बांग्लादेश या हम कहेंगे श्रीलंका या भूटान, नेपाल, जो साउथ एशियन जो देश हैं, दक्षिण एशियाई देश, उनकी संख्या बहुत कम। लेकिन हिंदी वहाँ पर जो लोग पढ़ रहे थे वो ज्यादातर उसी देश के लोग थे, या जैसे हमारे विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी अफगानिस्तान की भी थी, या कुछ ऐसे वहाँ कक्षाएं चलती थी जो बुजुर्ग लोग भी हिंदी पढ़ते थे, उनका वही पर्यटन और धार्मिक और भारत को जानने के विचार से, तो ऐसे लोग भी हिंदी वहाँ पढ़ रहे थे। हमारी जो राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल जी, वो गई थी तो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर चेयर शुरू की, तो मैं पहला व्यक्ति था जो स्विट्जरलैंड में लौजान विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापन के लिए गया था। तब से वो चेयर चल रही है अनवरत, और अच्छा काम हो रहा है वहाँ पर। लेकिन स्विट्जरलैंड में चूंकि पर्यटक आते थे तो हमारे विद्यार्थियों को जो मौका मिल रहा था वहाँ पर हिंदी सीखने का, उसके बाद वे वहाँ पर गाइड बन रहे थे, वहाँ के दूतावास में काम कर रहे थे, वहाँ के उद्योगों में काम कर रहे थे, वहाँ जो भारत आने वाले समूह हैं उनको का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके अलावा लिखने पढ़ने में भी वहाँ पर लोग काम कर रहे थे। जैसे पीएचडी मेरे सामने कुछ बच्चों ने वहाँ पे हिंदी में शुरू की थी। एक वहाँ शिक्षक थे जो पहले से हिंदी में पीएचडी कर रहे थे जब मैं वहाँ पहुंचा, तो हिंदी का भी वहाँ पर उस तरह से काम चल रहा था। तो एक तरह से यूरोप में तो हिंदी की आवश्यकता जहाँ जहाँ पर लोगों को अपनी भाषा समझाने के लिए आपस में है उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनको हमारी भाषा नहीं आती है, या तो वो इटालियन जानते थे या फ्रेंच, जर्मनी, अपनी भाषाएं जानते थे। लेकिन अगर हमारा कोई परिचित मिल गया, उससे आप बातचीत कर रहे हो, अगर कोई पर्यटक आ गया तो उससे आप बातचीत कर रहे हो, या फिर अगर आपके विद्यार्थीगण हैं तो उनसे आपकी बातचीत हो रही है शिक्षकों से। क्योंकि संघाई में भारतीय लोगों की संख्या अच्छी थी, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग थे, बांग्लादेश के बहुत सारे थे, भूटान नेपाल के बहुत सारे लोग थे, तो वहां पर हिंदी की बातचीत का अवसर ज्यादा मिलता था उस तरह से। जी।
तो एक सर एक प्रश्न ये भी बनता है कि वैश्विक स्तर पर जो हिंदी अनुवाद है और उसके प्रति जो साहित्य है जो हमारा हिंदी का, उसमें रुचि किस प्रकार से बाहर में देखी जा रही है, अनुवाद में और हिंदी साहित्य को लेकर के? देखो, साहित्य में तो ये है कि अनुवाद का बड़ा काम चल रहा है दुनिया भर में, जी तमाम एक भाषा से दूसरी भाषा में। जैसे रशियन में हमारा बहुत साहित्य अनुवाद हुआ। जी रादुगा एक बड़ा प्रकाशन था वहां पर, उन्होंने हिंदी की प्रमुख जो भी कृतियां हैं उनका प्रकाशन आज से लगभग 30-40 साल पहले ही कर लिया, बहुत सारे महत्वपूर्ण रचनाओं का। बल्कि चीन में भी हिंदी पहुंची है तो वाया रूस पहुंची है। जी उन्होंने जैसे पहला शब्दकोश बनाया चीन वालों ने, तो उन्होंने भी वाया रूस बनाया। पहले वो रूसी से चीनी में अनुवाद करते थे जी और फिर हिंदी बनाते थे। तो एक तरह से इस रूप में। लेकिन जो दुनिया भर में हिंदी के पहुंचने की बात है, इधर दुनिया की तमाम भाषाओं में, जैसे चीन में लगभग 350-400 पुस्तकें जो संस्कृत और हिंदी की हैं उनका अनुवाद हुआ है। जी उसमें रामचरितमानस भी है, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी है, उसमें व्याकरण की पुस्तकें भी हैं, उसमें जो आधुनिक तौर पर जो कवि लिख रहे हैं जिनका आजकल हम अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं भारत में, लगभग वो प्रमुख रचनाकार उन सबके कहानियों का, जैसे गोदान का वहां पर अनुवाद हमको चीनी में उपलब्ध था, या जयशंकर प्रसाद की कामायनी का अनुवाद वहां उपलब्ध था, सूरसागर का उपलब्ध था। तो बहुत सारे जो भी पाठ्यक्रम के विषय हैं, इस तरह से अनुवाद को लेके पूरे विश्व में, एक तरह से हंगेरी में गया तो हंगेरियन में भी अनुवाद हो रहा था, पुर्तगाल हम लोग गए तो बड़ा पुर्तगीज में कुछ अनुवाद हो चुका है, स्पेनिश में हो गया, फ्रेंच और जर्मन में तो बहुत अधिक हुआ ही है, अंग्रेजी में तो बहुत सारा अनुवाद पहले से ही है। तो एक तरह से दुनिया के तमाम देशों की जो बड़ी भाषाएं हैं उनको आज अगर भारत को जानना समझना है, भारत से राजनीतिक सामाजिक व्यवहार रखना है, या भारत की सांस्कृतिक सामाजिक परंपराओं को जानना है, तो उनको हिंदी साहित्य को पढ़ना है तो फिर अनुवाद एक बड़ा माध्यम है। हाँ, ये जरूर हुआ कि पिछले 10-15 वर्षों में जैसे जैसे इंटरनेट में से हिंदी अनुदित होने का एक टूल्स मिलने लगे, तो इन वर्षों में लोगों को थोड़ा आसानी हो गई समझने के लिहाज से। लेकिन फिर भी जो अनुवाद का काम है, मैं जैसे चीन में था तो वहाँ लगभग 50 शिक्षक और अनुवादक काम कर रहे थे अभी भी, जो हिंदी रचना संबंधी अनुवाद कर रहे हैं। और अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, जहाँ संपन्न लोग भारतीय हैं, शारजाह में, या पूरा यूएई जो है, और इधर पूर्वी एशिया के जितने देश हैं उन सब में भी अनुवाद का बहुत सारा काम हो रहा है अपनी अपनी भाषाओं में। क्योंकि हुआ ये कि भारतीय लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां की भाषा सीखी, हिंदी उनको पहले से आती थी, या वहां के लोगों को अपनी भाषा तो आती थी, उन्होंने हिंदी अध्ययन किया तो उन्होंने अनुवाद का काम शुरू किया। तो एक तरह से अनुवाद का एक परस्पर जो लेन देन है भारतीय साहित्य का और हिंदी साहित्य का, काफी बड़ा इधर। जी जी। अब यूरोप और चीन से आकर के हम उन देशों की बात करते हैं, पूरा प्रवासी देशों की। आपके शोध निर्देशन में जो प्रवासी हिंदी साहित्य उसको लेकर के सर कई शोध हुए, महत्वपूर्ण शोध हुए, उनकी वो पुस्तक आकार में भी अब आज आ गए हैं। तो वहाँ की हिंदी और यहाँ की हिंदी या उन साहित्यकारों में क्या अंतर पाते हैं सर आप? मुझे 2 देशों में जाने का मौका मिला पूरा प्रवासी में, फिजी में और मॉरिशस में। जी मॉरिशस में 2 बार गया हूँ और फिजी 1 बार। लेकिन सुरीनाम और गयाना और ट्रिनिडाड, उनके बारे में भी हम लोगों को जानकारी है। तो इन दोनों देशों में जहाँ मैं गया, मैंने वहाँ के साहित्यकारों से मुलाकात की, या फिर वहाँ जो लोग आम लोग थे जो हिंदी बोल रहे थे या जिनसे हम बात कर सकते थे, उनसे मैंने बातचीत की, या लेखकों से भी हम लोगों ने बातचीत की जो वहाँ के रचनाकार थे। वहाँ हिंदी असल में पहले तो जब लोग पहुंचे बोली के तौर पर वहाँ पर उच्चरित होती थी। अब जैसे फिजी में पहुंचे तो उसको फिजी बात वो लोग कहते हैं, फिजी बात, और ऐसे सरनामी कहते हैं सूरीनाम में जो हिंदी बोली जाती है। तो उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर वहाँ की स्थानीय बोली भाषा को उसमें मिलाया, जैसे हम कहते हैं ना मुंबईया हिंदी या कलकत्तिया हिंदी, तो हैदराबादी, तो एक तरह से वहाँ का लोकल एक वर्जन निकल गया उसका। लेकिन जो लिखने पढ़ने की भाषा है, अभी हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने अपने यहाँ कई देशों के जो प्रवासी लेखक हैं उनकी रचनाओं को शामिल किया है, तो ज्यादातर मानक हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जहां पर वो खास तौर के समाज के बारे में लिख रहे हैं तो उसकी क्षेत्रीय बोली भाषा का प्रभाव उसमें दिखाई देता है, और क्षेत्रीयता का प्रभाव भी दिखाई देता है। मॉरिशस के लेखकों का अलग भाषा रूप है, फिजी का अलग है, सूरीनाम का अलग है, तो एक तरह से ये भाषा रूप भी मिल रहे हैं। लेकिन वहां पर जो प्रयोग करता है हिंदी के घट रहे हैं। ये मेरा अध्ययन इस रूप में भी था कि जब हम लोग मॉरिशस में पूछ रहे थे कि यहाँ लाखों लोग हिंदी बोलते थे, वो कहते हैं अब ये संख्या घट रही है, क्योंकि लोगों को फ्रेंच में काम करना है, व्यवसाय में हिंदी का प्रयोग उतना हो नहीं रहा है, सरकारी तौर पर उतना संरक्षण भी नहीं है। तो इस तरह से फिजी में या सूरीनाम में या मॉरिशस में ऐसी स्थिति है। यद्यपि जब हम लोग फिजी विश्व हिंदी सम्मेलन में गए थे 2023 में, वहां हिंदी को राजभाषा के तौर पर घोषित भी किया गया, लेकिन काम करने का स्वरूप अभी कठिन है वहां भी। हाँ, ये जरूर है कि जो भारतीय हमारा विदेश मंत्रालय है
और ICCR है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, वो इन देशों में शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं। बहुत सारे देशों में, इन देशों में भी जहां वहां के प्रमुख विश्वविद्यालयों में हिंदी विभागों में वे लोग भी हिंदी सिखाने का काम करते हैं। और कुछ विश्वविद्यालयों में पहले से हिंदी विभाग वहां चल रहे हैं, या कई विभाग ऐसे हैं जो दक्षिण एशियाई केंद्र हैं, उनमें हिंदी या सांस्कृतिक अध्ययन के केंद्र के तौर पर काम करते हैं। तो एक तरह से इन देशों में जो पूरा प्रवासी देश हैं, उनमें भारत के प्रति लगाव है वहां के नागरिकों का, क्योंकि वो सोचते हैं हम वंशज हैं उनके, जो हमारे पूर्वज यहाँ आए थे, तो उनको उनकी भाषा से भी लगाव है इसके ऊपर। तो भाषा का जो प्रभाव है एक तरह से उन पर है। जैसे मैं मॉरिशस में एक बार था, तो मैं जिनके साथ घूम रहा था वो 5वीं या 6ठी पीढ़ी के व्यक्ति थे, ड्राइवर, मैंने टैक्सी ली, तो वो पूरे रास्ते में उनसे बात करते हुए मुझे लगा ही नहीं मैं भारत से बाहर हूँ। तो ऐसे लोग आपको अब इन देशों में अभी भी मिलते हैं, तो उससे पता ही चलता है कि हिंदी के प्रति जानकारी है। हिंदी चूंकि उनके व्यवसाय की भाषा नहीं बन पाई है या रोजगार नहीं है उसमें, तो उतनी जो स्वीकार्यता है होने के बावजूद लोगों में संघर्ष करके सीखे रहने या जानने की उतनी उत्कंठा नहीं रही। जी, आपने सर ये बताया कि सरकार भी हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना एक योगदान देती है। आपका अनुभव जो विश्व हिंदी सम्मेलनों में आपने प्रतिभाग किया है, तो जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो किस तरह से हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मुझे सौभाग्य से सन 2007 से लेकर अब तक 5 विश्व हिंदी सम्मेलनों में जाने का मौका मिला। उनमें से 4 विदेशों में थे, जोहान्सबर्ग में था, न्यूयॉर्क में था, या मॉरिशस में था, या फिजी में, एक भोपाल में था। इन विश्व हिंदी सम्मेलनों के अलावा जैसे मुझे एक बड़ा सम्मेलन शामिल होने का मौका मिला चीन में, एक बड़े सम्मेलन में मौका मिला मुझे स्पेन में, ऐसे ही अन्य अन्य छोटे सेमिनार्स में भी कई जगह में गया। तो एक तरह से जो भी सम्मेलन होते हैं उनमें ये तो जागरूकता आती है कि इस भाषा के जानने वाले लोग सक्रिय हैं और वो काम कर रहे हैं। जो भारत सरकार कराती है विश्व हिंदी सम्मेलन, वो तो बहुत बड़ा आयाम है उसका, क्योंकि उसमें 400-500 लोगों से भी अधिक लोग दुनिया के तमाम कोनों से आते हैं, और महत्वपूर्ण लोग जो भारत सरकार के हैं, विदेश मंत्री हैं, या हमारे प्रधानमंत्री हैं, या हमारे जो विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए अन्य देशों में काम करने वाले लोग हैं, या विशिष्ट लेखक हैं अलग अलग देश दुनिया में, वे सब वहां पहुंचते हैं। तो एक तरह से हिंदी के बारे में ये विचार होता है कि हिंदी को किस रूप में आगे बढ़ाया जाए, कैसे वो पहुंचे। जैसे 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो सुषमा स्वराज जी तब हमारी विदेश मंत्री थी, उन्होंने वहां से बताया हम लोगों को कि कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को एक भाषा के तौर पर लाने का प्रयास चल रहा है और कैसे उसमें दिक्कतें हैं। तो ये फिर ये भी पता चलता है कि खाली हम यही नहीं सोच रहे हैं कि क्यों नहीं है, हम ये भी जान पाते हैं कि क्या कमी है, कैसे तैयारी करें। लेकिन इस बहाने मूल्यांकन होता है हर तीसरे चौथे 5वें साल में, ये देख पाते हैं कि जो प्रयास थे वो कितने कम रह गए, या जो प्रयास थे उनमें कहाँ तक हम पहुंचे, क्या स्थिति है जिससे हम हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो सारी बातचीत चलती रहती है। तो वैश्विक स्तर पर इस तरह के सम्मेलनों से जो भारत सरकार करती है या और लोग करते हैं, जैसे इस समय भी आप देखोगे गर्मियों के दिन हैं, तो विदेशों में जहां जहां ठंडे देश हैं वहां भारत से जाकर या वहां के स्थानीय स्तर पर बहुत सारे कवि सम्मेलन होते हैं, बहुत सारे गीत संगीत के कार्यक्रम होते हैं। मैं जब चीन में था तो वहां पर हजारों लोग, चीनी और गैर भारतीय लोग संगीत सुनने आते थे और गीत सुनने आते थे, नृत्य देखने आते थे भारतीय। तो एक तरह से उनका भी उस तरह से हिंदी के प्रति प्रेम बढ़ता था। तो ये सम्मेलन उस तरह से नहीं आते संख्या में, लेकिन मुझे ध्यान है कि लगभग 10,000 लोग सोनू निगम जब आए थे उनका गाना सुन रहे थे, या बाद में तबला वादक हमारे आए थे सुजात खान साहब, उनको देख रहे थे। और भी जो कई इंस्ट्रूमेंटल और कई ऐसे नर्तक लोग जो भारतीय आते हैं देश विदेश में, हमारा ICCR भेजता है वहां पर, वहां के सांस्कृतिक केंद्र स्वयं करते हैं, कई भारतीय संस्थाएं हैं जो विदेशों में ऐसे आयोजन करते हैं। तो खाली हिंदी के नाम पर सेमिनार नहीं, बल्कि जो हिंदी के अलावा हो रहा हुआ उसका भी बड़ा योगदान है इस तरह के प्रसार में, क्योंकि उस बहाने भाषा पहुंचती है। जैसे योग शिविर अभी लगेंगे जून में, तो अकेले चीन में मुझे ध्यान है सैकड़ों शिविर होते हैं, और सैकड़ों शिविरों में हजारों लोग होते हैं। और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि लगभग 8-8, 10-10 हजार लोग एक साथ योग कर रहे हैं उन देशों में जहाँ का योग का मूल उस तरह से नहीं है। लेकिन संस्कृत में बहुत सारे उसके मंत्र पढ़े जाते हैं, वहां पर बहुत सारे संबोधन होते हैं, लोगों को योग की बातें की जाती हैं, तो आवाजें पहुंचती हैं, ध्वनियां पहुंचती हैं, संवाद होते हैं। तो इस तरह से भी हिंदी भाषा पहुंच रही है। जी, आपने सर इस चर्चा को इस रूप में व्यापक कर दिया कि लगा कि अमेरिका, यूरोप और पूरा प्रवासी देश और चीन से लेकर के और सिनेमा और साहित्य अलग अलग तरह से हिंदी पहुंच रही है। अब अंत में क्वेश्चन सर ये है कि वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी का भविष्य आप कैसे देखते हैं?
कोई भी भाषा दुनिया में या दुनिया के उस देश में जहाँ से वो मूल तौर पर चली है, उसकी अपनी स्थिति क्या है इस पर निर्भर करता है। मैं तो जब भी ऐसे मंचों पर बात करता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले भारत में हमको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ उद्योगों में, व्यापार में या पठन-पाठन में हिंदी माध्यम आएगा तो रोज़गार मिलेगा। ऐसे ही विदेशों में भी लोग तब स्वीकार करेंगे उसको जब उनको लगेगा कि हिंदी माध्यम जानने वाले लोग हैं और वे व्यापार में, अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में, अपने व्यावसायिक कार्यक्रमों में सब जगह पर हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नकारात्मक नहीं हूँ, लेकिन बावजूद उसके मुझे ये पता है कि जब तक हमारे देश में अंग्रेजी की स्वीकार्यता इसी तरह चलती रहेगी या भारतीय भाषाओं और हिंदी को लेके स्वीकार्यता उस रूप में नहीं होगी कि उनके माध्यम से रोजगार मिले। खासतौर से मैं कहता हूँ कि रोजगार माध्यम और शिक्षण माध्यम, उसमें हिंदी के आने की जरूरत है। वो भारत में भी आने की जरूरत है, विदेशों में भी। जहां तक विश्व भाषा बनने का सवाल है, विश्व भाषा तो है हिंदी आज के दिन, क्योंकि दुनिया का कोई देश शायद ऐसा होगा जहां हिंदी जानने वाले नहीं होंगे। कम्युनिकेशन में हिंदी आ गई, क्योंकि अब संचार माध्यमों में आप कहीं भी बैठ के ये बात आप अमेरिका में सुन सकते होंगे, कनाडा में सुन सकते होंगे, जापान में सुन सकते होंगे, ऑस्ट्रेलिया सुन सकते होंगे। तो इसका मतलब जो बात हम कर रहे हैं वो कहीं भी दुनिया में चली जाएगी। इसका मतलब कम्युनिकेशन तो हो रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन उसका व्यावसायिक उपयोग कितना बढ़ेगा, किस रूप में लोगों को इस भाषा से रोजगार मिलेगा, उससे हिंदी की भविष्य की स्थिति सुदृढ़ होगी। हाँ, अभी हम ये कहते हैं कि हिंदी दुनिया की 3 बड़ी भाषाओं में से एक है। वो अंग्रेजी चीनी के बाद है, बीच में है, पहले है, वो भी बहुत बातचीत चलती रहती है। लेकिन वो जहां भी हो, संख्या क्योंकि हमारी ज्यादा है भारतीयों की या हिंदी क्षेत्र वालों की, तो हमारी जनसंख्या बड़ी है, इस रूप में हिंदी बड़े संख्या वाले लोगों की भाषा है। तो इस रूप में हिंदी है, लेकिन विश्व स्तर पर वो हिंदी कैसे पहुंचेगी, उसके लिए भारत सरकार को भी प्रयास करने पड़ेंगे। हमारे विश्व में जो अन्य लोग व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, उनको भी करने पड़ेंगे। और निजी तौर पर जो भी लोग हिंदी क्षेत्र के लोग हैं, जो शिक्षण संस्थाओं को चला रहे हैं, जो व्यापारिक संस्थाओं को चला रहे हैं, उनको अपने यहाँ हिंदी माध्यम को लाना पड़ेगा, क्योंकि माध्यम के तौर पर हिंदी अगर चल जाएगी तो अपने आप उसका भविष्य सुदृढ़ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और आप इस चर्चा का हिस्सा बने। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी हम सर से निवेदन करेंगे कि वो चीन में हिंदी या यूरोप में हिंदी, अमेरिका में हिंदी, इन सब विषयों पर हम आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।